क्या सीरिया में सब कुछ वाकई ख़त्म हो गया है या ये किसी नई और ख़तरनाक कहानी की शुरुआत है? क्या आईएसआईएस का सबसे बड़ा कैंप अब सरकार के हाथ में जाना सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा है? और जब अमेरिका खुद कह रहा है कि कुर्द लड़ाकों की भूमिका अब ख़त्म हो चुकी है, तो क्या मिडल ईस्ट एक नई पावर शिफ्ट की ओर बढ़ चुका है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। सीरिया के रेगिस्तान में स्थित अल हॉल कैंप एक ऐसा नाम जो सालों से डर, आतंक और आईएसआईएस की परछाइयों से जुड़ा रहा है, अब अचानक एक बार फिर दुनिया की नज़रों में आ गया है। बुधवार को सीरियाई सरकार की बख्तरबंद गाड़ियां हासके प्रांत के इसी अल हॉल कैंप में दाखिल होती हैं। लंबे समय से जिस कैंप पर कुर्द बलों यानी एसडीएफ का नियंत्रण था, वो अब सीरियाई सरकार के हाथ में चला गया है। हैरानी की बात यह है कि ये ट्रांसफ़र पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। न गोलियां चली, न टैंक भिड़े और न ही किसी बड़े संघर्ष की खबर आई। इसका सीधा मतलब यह है कि सीरियाई सरकार और कुर्द नेतृत्व वाले एसडीएफ के बीच घोषित 4 दिन का सीज़फायर फिलहाल ज़मीन पर काम करता दिख रहा है। अल हॉल कोई आम कैंप नहीं है। यहाँ करीब 24,000 लोग रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। ये वो लोग हैं जिनका किसी न किसी रूप में आईएसआईएस से संबंध रहा है। इनमें करीब 14,500 सीरियाई नागरिक हैं, लगभग 3,000 इराकी हैं और करीब 6500 विदेशी महिलाएं हैं और बच्चे हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों से आईएसआईएस के साथ जुड़ने सीरिया आए थे। यही नहीं, इसी कैंप का एक हाई सिक्योरिटी सेक्शन ऐसा भी है जहां आज भी आईएसआईएस की विचारधारा को लेकर खुलकर समर्थन देने वाले लोग बंद हैं। साल 2019 में आईएसआईएस की हार के बाद कुर्द बलों ने अमेरिकी गठबंधन की मदद से इस कैंप को संभाला था, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। बीते 2 हफ्तों में सीरियाई सेना और एसडीएफ के बीच भीषण झड़पें हुई हैं। इन झड़पों में एसडीएफ को उत्तर और पूर्वी सीरिया के बड़े इलाके गंवाने पड़े हैं। हालात इतने बिगड़े कि आखिरकार मंगलवार को दोनों पक्षों को 4 दिन के युद्ध विराम पर सहमत होना पड़ा और इसी सीज़फायर के बाद अल हॉल कैंप का कंट्रोल सरकार को सौंप दिया गया। ये सिर्फ एक कैंप का मामला नहीं है, बल्कि ये संकेत है कि सीरिया में सत्ता का संतुलन अब तेजी से दमिश्क के पक्ष में जा रहा है। यहाँ एक बड़ा राजनीतिक मोड़ भी सामने आ गया है। दिसंबर 2024 में जब बशर अल असद का शासन गिरा और अहमद अल शरा की अगुवाई में नई सरकार बनी, तभी से यह साफ हो गया था कि कुर्द बलों का भविष्य अनिश्चित है। गृहयुद्ध के दौरान जिस अराजकता में एसडीएफ ने बड़े इलाके संभाले थे, वो दौर अब खत्म हो चुका है। नई सरकार चाहती है कि कुर्द लड़ाके सीरियाई देश में पूरी तरह शामिल हो जाए, यानी अलग ताकत नहीं बल्कि सरकारी ढांचे का हिस्सा बने। अगर ये सीज़फायर टिकता है तो यही प्रक्रिया शुरू हो सकती है और इसी बीच अमेरिका का बयान इस पूरी कहानी को और बड़ा बना देता है। सीरिया के लिए अमेरिकी दूत टॉम बैरक ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि आईएसआईएस के खिलाफ मुख्य ताकत के रूप में एसडीएफ की भूमिका अब लगभग ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि दमिश्क की सरकार अब सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है और सक्षम भी है। ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा संकेत है, क्योंकि सालों तक अमेरिका ने एसडीएफ को अपना सबसे भरोसेमंद साझेदार माना था। इससे ठीक पहले सीरियाई राष्ट्रपति अहमद अल शरा और एसडीएफ प्रमुख मजलूम अब्दी के बीच यह सहमति भी बनी कि आईएसआईएस के कैदियों की जिम्मेदारी अब सीरियाई देश के लोगों की होगी। हालांकि अब्दी ने अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन से अपील की कि वो आईएसआईएस से जुड़े कैदियों को रखने वाली जेलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाएं, क्योंकि खतरा अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है। खतरे की बात इसलिए भी अहम है क्योंकि सीरिया में अभी भी आईएसआईएस के हज़ारों लड़ाके जेलों में बंद हैं। एसडीएफ के मुताबिक करीब 9,000 आईएसआईएस के सदस्य अब भी 1 दर्जन से ज़्यादा जेलों में कैद हैं। इनमें सबसे बड़ी जेल ग्वेरान जेल है, जो हसा के शहर में है, जहां करीब 4500 कैदी रखे हुए हैं। ये जेल फिलहाल एसडीएफ के ही कंट्रोल में है। लेकिन हालात कितने नाजुक हैं
इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि शद्दादी इस जेल से हाल ही में 120 ISIS कैदियों के फरार होने की खबर भी सामने आई है। सीरियाई सेना ने आरोप लगाया है कि SDF ने कैदियों को छोड़ा, जबकि कुर्द बलों का कहना है कि दमिश्क के हमले के बाद उनका कंट्रोल चला गया था। बाद में सरकार ने दावा किया कि भागे गए हुए कई कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया है। अब कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इसी पूरे घटनाक्रम के साथ मिडल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ अल्फाजों में चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो वो सब कुछ झोंक देगा। उन्होंने कहा कि ये कोई धमकी नहीं बल्कि एक हकीकत है, और अगर जंग हुई तो सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरा इलाका इसकी झपेट में आ जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी अपने अंदाज में बयानबाजी करते दिखे। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा कि अगर ईरान ने कभी उनकी हत्या की कोशिश की तो ईरान को धरती से मिटा दिया जाएगा। इससे पहले भी ट्रंप ऐसे बयान दे चुके हैं और हर बार इन बयानों के बाद मिडल ईस्ट में तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी तनाव के बीच अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर की ओर बढ़ता दिखा है। हालांकि अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने साफ तौर पर नहीं कहा कि ये जहाज़ मिडल ईस्ट जा रहा है, लेकिन इसकी मौजूदा स्थिति ये बताने के लिए काफ़ी है कि ज़रूरत पड़ी तो अमेरिका जल्दी हरकत में आ सकता है। और जब दुनिया मिडल ईस्ट की ओर देख रही थी, उसी वक्त एक और अजीब खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विमान एयरफोर्स 1 तकनीकी खराबी के कारण दावोस जाते वक्त बीच रास्ते से वापस लौट आया। बाद में ट्रंप को छोटे विमान से सफ़र करना पड़ा। इस घटना ने भी सुर्खियां बटोरी है, क्योंकि एयरफोर्स 1 सिर्फ विमान नहीं बल्कि अमेरिकी ताकत और राष्ट्रपति पद का प्रतीक माना जाता है। दावोस में ट्रंप ने यूरोप को लेकर भी तीखे बयान दिए हैं, खास तौर पर ग्रीनलैंड को लेकर। उन्होंने फिर दोहराया कि अमेरिका को ग्रीनलैंड एक तरह से या दूसरे तरीके से चाहिए, जिसे यूरोपीय देशों में नाराजगी साफ नजर आई है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने साफ बोल दिया है कि यूरोप अमेरिका से डरने वाला नहीं है। इन तमाम खबरों को अगर एक साथ जोड़कर देखें तो तस्वीर बेहद साफ और साथ ही बेहद डरावनी भी है। सीरिया में कुर्द बलों का दबदबा कमज़ोर हो रहा है। ISIS का सबसे बड़ा कैंप अब सरकार के हाथ में है। अमेरिका धीरे धीरे अपने पुराने साझेदारों से दूरी बनाता दिख रहा है। ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की भाषा और तीखी हो चुकी है, और डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से वैश्विक राजनीति में लगातार हलचल पैदा कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या ये सब किसी स्थायी शांति की ओर इशारा कर रहा है, या फिर यह किसी नई और बड़ी जंग से पहले का सन्नाटा है। क्या अल-हौल कैंप का ट्रांसफ़र ISIS के खात्मे की आखिरी कड़ी साबित होगा, या वहीं से कोई नई चिंगारी भड़केगी? क्या कुर्द लड़ाके सच में सीरियाई राज्य का हिस्सा बन पाएंगे, या फिर एक नया संघर्ष जन्म लेगा? और क्या अमेरिका वाकई मिडल ईस्ट से पीछे हट रहा है, या पर्दे के पीछे कोई और बड़ी रणनीति चल रही है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन इतना तय है कि मिडल ईस्ट एक बार फिर इतिहास के बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है और दुनिया की नज़रें इस पूरे खेल पर टिकी हुई हैं।